कहानी की शुरुआत में जॉडी और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो एक गैस स्टेशन के स्टोर में उसे रॉब करने के लिए जाते हैं। इनके पास गन है। ये कैशियर को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। कैशियर के पास जितना भी कैश होता है वो इन्हें दे देता है। तभी जॉडी देखती है कि वहां पर एक पुराना सेफ है। वो कैशियर से कहती है कि तुम्हें इस सेफ को खोलना होगा। कैशियर कहता है कि मैं सेफ तो खोल दूंगा, लेकिन इसके अंदर जो है तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। ये सुनकर जॉडी उसे गोली मार देती है और यहीं पर सब कुछ फेड हो जाता है। दूसरी तरफ हमें समैंथा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो जंगल के बीचों बीच कार में अकेली बैठी होती है। वो बहुत रिजर्व नेचर की है। दरअसल वो इस रास्ते से अपने हस्बैंड के साथ गुजर रही थी। तभी अचानक से गैस खत्म होने की वजह से इनकी कार बंद पड़ गई। समैंथा के हस्बैंड गैस स्टेशन ढूंढने के लिए निकल गए, पर बहुत वक्त बीत जाने के बाद भी अब तक वो वापस नहीं लौटे। समैंथा प्रेग्नेंट होती है, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा भूख भी लगी होती है और अब वो कार से निकलकर जंगल की तरफ बढ़ती है, जहां पर उसे एक केबिन दिखता है। समैंथा उस केबिन के अंदर जाती है। केबिन में कोई नहीं होता। वहां पर एक बैग होता है जिसके अंदर उसे स्नैक्स का एक पैकेट मिलता है। तभी उसे एहसास होता है कि अंदर कोई आ रहा है। वो बेड के नीचे छुप जाती है। अंदर उसे किसी के पैर दिखते हैं। साथ ही जो आदमी अंदर आया है उसके पास एक कुल्हाड़ी भी है। समैंथा बहुत ज्यादा डर जाती है। वो आदमी बैग से कुछ निकालता है और बाहर चला जाता है और अब उसके जाने के बाद समैंथा भी वहां से बाहर निकलती है। लेकिन जल्दी वो आदमी जो केबिन के अंदर आया था वो समैंथा तक पहुंच जाता है। वो समैंथा को बताता है कि उसकी गाड़ी भी यहाँ पर खराब हुई थी। 3 दिन से वो यहाँ से निकल नहीं पाया। समैंथा कहती है कि मेरी गाड़ी पास ही में है और अब ये दोनों के दोनों समैंथा की गाड़ी के पास जाते हैं। इस आदमी का नाम टॉम है। टॉम समैंथा की गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इनके पास खाने के लिए मात्र एक ही स्नैक्स का पैकेट है। इसी पैकेट से इन्हें सरवाइव करना होगा। टॉम कहता है कि हमें केबिन में वापस जाना चाहिए, पर समैंथा मना कर देती है। वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड का यहीं पर इंतजार करूंगी। टॉम भी उसके साथ गाड़ी में वहीं पर रुक जाता है, पर धीरे धीरे रात होना शुरू हो जाती है। टॉम समैंथा को समझाता है कि रात होने के साथ ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इतनी ठंड में हम दोनों यहाँ पर बच नहीं सकते। हमें केबिन में जाना चाहिए। कार में एक ब्लैंकेट होता है। ये उस ब्लैंकेट को लेकर केबिन में वापस आ जाते हैं। समैंथा को अपने हस्बैंड की बहुत चिंता है, क्योंकि ठंड से बचने के लिए उनके पास कोई ब्लैंकेट नहीं है। टॉम कहता है कि तुम अपने हस्बैंड के साथ उस रात को क्यों नहीं गई। वो बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा चल नहीं सकती थी। मेरे हस्बैंड ने कहा तुम कार में रुको, मैं जल्दी गैस लेकर वापस आता हूँ। टॉम कहता है कि पास ही में मेरी गाड़ी भी है। कल हम उस गाड़ी से तुम्हारी गाड़ी में गैस को ट्रांसफर करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। समैंथा देखती है कि केबिन में पीने के लिए पानी भी है। वो टॉम से कहती है कि चलो, हमारे पास कम से कम पानी तो है। टॉम बताता है कि 1 दिन पहले मैं इस पानी को पास की नदी से लाया था, पर जब दोबारा मैं उस जगह पर पहुंचा तो वहां पर कोई नदी नहीं थी। समैंथा सुनकर घबरा जाती है। ये दोनों रात उसी केबिन में गुजारते हैं। सुबह सुबह टॉम अपनी गाड़ी के पास जाता है और जब समैंथा केबिन के अंदर होती है उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहां पर एक लड़की बेहोश होती है। वो उस लड़की को अंदर ले आती है। ये लड़की जॉडी है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में गैस स्टेशन के स्टोर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रॉबरी करते हुए देखा था। कुछ देर के बाद जॉडी होश में आ जाती है। वो समैंथा से पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई। समैंथा कहती है मुझे कुछ नहीं पता। जॉडी गुस्से से वहां से चली जाती है। वहीं हमें टॉम को दिखाया जाता है जो गैस लेकर केबिन की तरफ आ रहा होता है। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे सारी गैस गिर जाती है। गोली की इस आवाज को जॉडी भी सुनती है, इसीलिए वो केबिन में वापस लौट आती है। केबिन में उसे पता चलता है कि ये केबिन समैंथा का नहीं है। वो बताती है कि यहाँ पर मुझसे पहले टॉम था। अब टॉम भी यहाँ पर आ जाता है, जो कहता है कि 4 दिन पहले मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद मैं यहाँ पर आ गया। इनके पास पीने के लिए 1 बोतल पानी, 1 स्नैक्स का पैकेट और यहाँ केबिन के अंदर एक खराब रेडियो है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं। ये तय करते हैं कि अब ये अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे ताकि यहाँ से निकल सके, लेकिन बार बार अलग अलग डायरेक्शन में जाने के बाद भी ये वापस इसी केबिन के सामने आ जाते हैं। दरअसल ये
एक तरह के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। अब सैमंथा और जोडी जब केबिन में होते हैं तो जोडी को सैमंथा बताती है कि मैं वर्जीनिया में रहती हूँ और अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी से हैम्पशायर जा रही थी। ये सुनकर जोडी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि अगर तुम हैम्पशायर जा रही थी और तुम वर्जीनिया में रहती हो तो तुम यहाँ विस्कॉन्सिन में कैसे पहुँच गई। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि ये दोनों के दोनों स्टेट एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब टॉम भी यहाँ पर आ जाता है। जोडी टॉम को सारी बातें बताती है। टॉम कहता है कि हम इस वक्त साउथ डकोटा में हैं और टॉम की बात सुनकर सैमंथा और जोडी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये तीनों की तीनों लोकेशंस एक दूसरे से बहुत दूर हैं। ये यूएसए के अलग अलग स्टेट्स हैं जो एक दूसरे के रूट पर भी नहीं आते। पर अब सवाल ये है कि ये केबिन कहाँ पर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इनका फूड पानी सब कुछ खत्म हो चुका है। अगली सुबह तय करते हैं कि एक साथ ये तीनों के तीनों यहाँ से निकलेंगे और आज ये सड़क की तरफ नहीं जाते बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। बहुत आगे जाने के बाद इन्हें जमीन के नीचे एक बंकर मिलता है जहाँ पर खाने पीने का सामान होता है। साथ ही यहाँ पर रोड मैप्स भी हैं। उन मैप से इन्हें पता चलता है कि शायद ये पोलैंड में है। जोडी इन दोनों को बताती है कि मेरे मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है। मेरे डैड जंग में शहीद हो गए थे। मेरी मॉम मुझे जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसी, इसीलिए मुझे हैम्पशायर में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना पड़ा। उन्होंने मेरी अपब्रिंगिंग पर कभी ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से मैं गलत रास्तों पर चल पड़ी। सैमंथा कहती है कि मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि मेरे डैड एक जर्मन सोल्जर थे जो कि एक एयर स्ट्राइक में मारे गए। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। उनकी मृत्यु के बाद मेरी मॉम ने दूसरी शादी कर ली और अब मेरे हस्बैंड एडम का भी 4 दिनों से कोई पता नहीं है। मैं प्रेग्नेंट हूँ और नवंबर में मेरी डिलीवरी होने वाली है। टॉम का इस दुनिया में कोई नहीं होता। उसने अपना पूरा बचपन ऑर्फनेज में बिताया था, इसीलिए उसे पूछने वाला कोई नहीं। अब ये बहुत सारा फूड लेकर ऊपर आ जाते हैं और अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। पर कुछ ही दूर जाने के बाद ये एक बार फिर से उसी केबिन के बाहर पहुंच जाते हैं। दरअसल बंकर मिलने के बाद इन्हें लगा था कि ये एक नए रूट पर हैं, पर अब भी ये उसी जगह फंसे हुए हैं। ये सब के सब केबिन के अंदर आ जाते हैं। सैमंथा को पता चलता है कि जोडी के पास बहुत सारे पैसे हैं जो उसने गैस स्टेशन के स्टोर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रॉब किए थे। और अब सैमंथा जब उन पैसों को देखती है तो वो कहती है कि ये नकली हैं क्योंकि इनमें सन 1984 लिखा है। भविष्य के पैसे अभी से कैसे छप गए। ये सुनकर जोडी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ये पैसे 1 साल पहले छपे हैं, ये सन 1985 है। सैमंथा कहती है कि ये सन 1985 नहीं बल्कि 1962 है। टॉम कहता है कि ना ही 1962 है ना ही 1985, ये सन 2011 है। और अब इन तीनों को समझ में आ जाता है कि ये अलग अलग साल से तीनों की तीनों यहाँ पर एक जगह मिल चुके हैं। पर इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते बाहर इन्हें गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। वहां पर एक जर्मन सोल्जर होता है। इन्हें लगता है कि वो इनकी मदद करेगा, लेकिन वो इन तीनों को बंदी बना लेता है। साथ ही केबिन में जो रेडियो होता है वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने साथियों को इन्फॉर्म कर सके कि इस वक्त वो कहाँ पर है। टॉम को यहाँ पे समझ में आ जाता है कि ये तीनों की तीनों सोल्जर की टाइमलाइन में है, यानी कि सन 1940 में। इसीलिए यहाँ पर 1940 का रेडियो है, साथ ही वो बंकर भी जो वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल किया जाता था। सैमंथा को टॉम पर शक होता है। उसे लगता है कि टॉम ने ही सबको टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर बुलाया है। पर टॉम बताता है कि सन 2011 इतना एडवांस नहीं है कि उस वक्त में टाइम ट्रेवल किया जा सके। यहाँ पर सोल्जर को इनकी भाषा समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती। सिर्फ सैमंथा को थोड़ी बहुत जर्मन आती है। अगली सुबह सोल्जर टॉम को अपने साथ बाहर ले जाता और पेड़ से बांध देता है, जिसके बाद वो केबिन में आता है। वो देखता है कि जोडी के गले में एक लॉकेट है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये लॉकेट कैसे आया। वो बताती है कि ये लॉकेट मेरी मॉम का है। सैमंथा जब उस लॉकेट को देखती है तो वो कहती है कि मेरे पास भी एक ऐसा ही लॉकेट है और एक ऐसा ही लॉकेट जर्मन सोल्जर के पास भी होता है जिसके अंदर एक लेडी की फोटो है। जब सैमंथा उस फोटो को देखती है तो बताती है कि ये मेरी मॉम है और जोडी कहती है कि ये मेरी ग्रैंड मदर है, यानी कि सैमंथा और कोई नहीं बल्कि जोडी की मॉम है जो इस वक्त प्रेग्नेंट भी है और नवंबर में उसकी डिलीवरी है। यानी कि सैमंथा के पेट में इस वक्त जोडी है। नवंबर में जब उसकी डिलीवरी होगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी क्योंकि जोडी की मॉम की उसे पैदा करते ही मृत्यु हो गई थी। साथ ही जोडी भी नवंबर में पैदा हुई थी।
अब सोल्जर इन दोनों को बाहर ले जाता है जहां पर टॉम है। वो टॉम से पूछते हैं क्या तुम्हारे पास भी ऐसा ही लॉकेट है। टॉम चालाकी से सोल्जर को अपने पास बुलाता और पंच मारकर उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद इस सोल्जर की आईडी को देखते हैं, उसका नाम हैंस होता है। सैमंथा के पिता का नाम हैंस था और वो भी एक जर्मन सोल्जर थे, यानी कि ये सैमंथा के पिता हैं जिनकी मृत्यु पोलैंड एयर स्ट्राइक में हुई थी। और जोडी सैमंथा की बेटी है। जोडी बताती है कि मेरे पिता का नाम भी एडम था, जो कि सैमंथा के हस्बैंड का नाम है। वो कहती है कि मेरे पिता की मृत्यु वियतनाम वॉर में हुई थी, जिसके बाद मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर ने मुझे पाला। सैमंथा सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसकी कुछ ही महीनों बाद मृत्यु हो जाएगी। साथ ही उसके सामने उसकी बेटी है, इसीलिए वहां से चली जाती है। और अब टॉम जोडी को बताता है कि मेरे पास भी एक ऐसा ही लॉकेट था जो कि मेरी मॉम का था, पर मैंने उसे कभी खोल कर नहीं देखा क्योंकि मैं उससे नफरत करता था। उसने मेरे पिता को और एक कैशियर को गोली मारी थी, जिसके बाद उसे सजाए मौत सुनाई गई। जब वो प्रिजन में थी तो वही मेरा जन्म हुआ। मैंने अपना पूरा बचपन ऑर्फनेज में बिताया। दरअसल इस कहानी की शुरुआत में गैस स्टेशन के जिस स्टोर में जोडी और उसका बॉयफ्रेंड रॉबरी कर रहे थे, तो वहां पर उसने कैशियर को गोली मार दी थी, जिसके बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड को भी मार दिया था और उसी के इल्जाम में जोडी को सजाए मौत सुनाई गई। जोडी ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बाहर सैमंथा के पास जाती है। सैमंथा बताती है कि जब मेरे पिता एयर स्ट्राइक में शहीद हुए, उसके बाद मैं एडम के पेरेंट्स के घर चली गई। एडम के पेरेंट्स मुझ पर बहुत ज्यादती करते थे, वो मुझे बहुत मारते थे। ये कहते कहते वो इमोशनल हो जाती है। साथ ही वो अपने सपने के बारे में बताती है। वो कहती है कि जब से मैं इस केबिन में आई हूं तो मुझे अक्सर एक सपना आता है कि डिलीवरी के दौरान मेरी मृत्यु हो गई। टॉम कहता है कि मुझे भी एक सपना आता है कि मैंने एक प्रीस्ट को गोली मारी है। जोडी भी अपने सपने के बारे में बताती है जिसमें उसे सजाए मौत दी गई थी। दरअसल ये इनका सपना नहीं बल्कि भविष्य में इन सब के साथ ही एक घटने वाला है। सैमंथा अपने डैड के पास जाती है और उनसे कहती है कि तुम मेरे डैड हो। वो उनकी रस्सियां खोल देती है, पर उसके डैड जो कि एक जर्मन सोल्जर हैं, वो कहते हैं कि मुझे किसी भी कीमत पर अपने मिशन को पूरा करना होगा, इसीलिए केबिन से वो बाहर चले जाते हैं। टॉम यहाँ पर मैप्स को देखता है। उसे पता चलता है कि ये साल 1945 है और आज ही वो दिन है जब उसके ग्रैंडफादर यानी कि हैंस की मृत्यु हुई थी। वो कहता है कि अगर हम उन्हें बचा लें तो सब कुछ बदल जाएगा। हमारे जीवन में जो भी दुख आए थे वो दुख कभी नहीं आएंगे। किसी भी कीमत पर जर्मन सोल्जर हैंस को मरने से बचाना होगा। ये हैंस के पास जाते हैं। हैंस इन पर गन पॉइंट कर देता है क्योंकि वो अपने मिशन को पूरा करना चाहता है। टॉम उसे रोकने की कोशिश करता है। हैंस उस पर गोली चला देता है, लेकिन जोडी बीच में आ जाती है जिससे जोडी को गोली लग जाती है। हैंस वहां से भाग जाता है। टॉम सैमंथा से कहता है कि तुम्हें जोडी को मरने से बचाना होगा क्योंकि अगर उसकी मृत्यु हो गई तो मेरा वजूद भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और वो हैंस का पीछा करने लगता है। ये दोनों के दोनों भागते भागते एक बार फिर से केबिन के सामने आ जाते हैं। हैंस टॉम पर गन पॉइंट कर देता है, वो उस पर गोली चलाता है। इन तभी टॉम अपने आप ही गायब हो जाता है क्योंकि जोडी की मृत्यु हो चुकी है। और जब जोडी की मृत्यु हो चुकी है तो उसका भी कोई वजूद नहीं है। और अब सैमंथा जो कि जोडी की मृत्यु से बहुत परेशान है, वो भागकर अपने पिता हैंस के पास आती है, उसे सब कुछ समझाती है। हैंस ने भी अपनी आंखों से टॉम को गायब होते हुए देखा है, इसीलिए वो उसकी बात मान जाता है। ये दोनों के दोनों बंकर की तरफ भागते हैं और अब एयर स्ट्राइक भी शुरू हो चुकी है। ये दोनों के दोनों जब भाग रहे होते हैं तो सैमंथा गिर जाती है जिससे वो बेहोश हो जाती है, पर हैंस उसे बंकर के अंदर ले आता है। हैंस की जान बच जाती है और अब क्योंकि उसकी जान बच चुकी है तो यहाँ से सैमंथा और जोडी दोनों की बॉडी गायब हो जाती है। कहानी वापस वहीं आती है जहां से ये शुरू हुई थी, यानी कि सन 1985 में, जहां पर जोडी उसी गैस स्टेशन के स्टोर में जाती है जहां पर उसने रॉबरी की थी। वो स्टोर कीपर को देखकर पूछती है क्या हम पहले मिल चुके हैं। वो कहता है कि इस जगह का इफेक्ट ही ऐसा है, हर किसी को लगता है कि यहाँ पर वो पहले आ चुका है। दरअसल हैंस ने अपने आप को मरने से बचा लिया, जिस वजह से सब कुछ बदल चुका है। इस टाइमलाइन में जोडी बहुत ही एलिगेंट है, वो बहुत एजुकेटेड है और जब वो स्टोर से बाहर निकलती है वहां पर एक गाड़ी रुकती है जिसमें केविन होता है। केविन वही लड़का है जो पिछली टाइमलाइन में उसका बॉयफ्रेंड था। उसके साथ एक लड़की होती है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है, जैसे पिछली टाइमलाइन में जोडी उसकी गर्लफ्रेंड थी। यहाँ पर ये रॉबरी करने के लिए आए हैं। ये दोनों के दोनों अंदर रॉबरी करने के लिए जाते हैं, यानी कि जो घटनाएं पहले घटी थी वो अब भी घटेंगी।
इसके बाद जोडी अपने घर जाती है जहां पर समैंथा उसका इंतजार कर रही होती है। समैंथा अब भी जिंदा है। ये दोनों के दोनों बीच पर घूमने के लिए जाते हैं। दरअसल हैंस की जान बच गई थी, जिसके बाद सन 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो वो अमेरिका अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए आ गया। उसने अपनी पत्नी और समैंथा के साथ बहुत वक्त बिताया। सन 1985 में उसकी मृत्यु हो गई और अब समैंथा जोडी के साथ रहती है, तो इस टाइमलाइन में बहुत पढ़ी लिखी है। वो एक सभ्य लड़की है और आगे चलकर जब टॉम का जन्म होगा तो उसे भी अच्छी परवरिश मिलेगी। ना तो उसे ऑर्फनेज में रहना पड़ेगा और ना ही वो अपनी मॉम जोडी से नफरत करेगा, क्योंकि वो पल निकल चुका है जब जोडी ने 2 लोगों को गैस स्टेशन स्टोर में मारा था। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।